मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा मेरी बीवी बैठी रो रही थी। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, ये आंखें क्यों सरख कर रखी हैं? सब खैरियत तो है? बीवी रोते हुए कहने लगी, आज उसने अपनी बीवी के कहने पर इस बढ़िया को फिर से मारा है। ये बताने के बाद मेरी बीवी फिर से रोने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं। और फिर बढ़िया जबान भी चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल भी देती होगी। ये सब मैंने उसका गम कम करने के लिए कहा था। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, वो कहां जबान चलाती होगी, मामलात में दखल कहां देती होगी? आप को पता है उस बेचारे को फालज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है, उटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तलखी से जवाब दिया था। मैंने कहा कि पहले तुमने कभी नहीं बताया कि इस बढ़िया को फालज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा था। बीवी कहने लगी, 1000 बार तो बताया था, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ भी याद नहीं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा छोड़ो, हम कर भी किया सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर बीवी कहने लगी, मेरा दिल करता है कि मैं उस बढ़िया को अपने घर ले आऊं। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गुले डालोगी। मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आने लगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मुझे उस बढ़िया को अपने घर लाने की इजाजत दें। मेरी बीवी ने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा था। मैंने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, और फिर वो क्यों तुम्हें अपनी मां देंगे? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, उसकी बेबी कई बार कह चुकी है कि ये बढ़िया मुड़ती भी नहीं है, ना हमारी जान छोड़ती है। बेबी की बात सुनकर मैंने कहा, अच्छा तो वो ऐसे कहती है। मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा था। बीवी कहने लगी, बस आप अब मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी, और यही उसका तरीका था अपनी बात मनवाने का। मैंने बीवी से कहा, अच्छा अब तुम उस बढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी सकती हो या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, हमारे बच्चे नहीं हैं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या काम करती हूं? चलो वो आ जाएंगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। मेरी बीवी ने उदास लहजे में यह सब कहा था। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूम थे। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में कोई हरज नहीं, कौन सा वो अपनी मां हमें देने पर राजी होंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर वो राजी हुए भी तो फिर 1 हफ्ते की बात है, इसके बाद बढ़िया अपने घर चली जाएगी। लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया, अगर बाद में ये बढ़िया मेरे ही गले पड़ गई तो हम क्या करेंगे? जब मैंने ये बात अपनी बीवी से कही तो वो कहने लगी, ये तो अच्छी बात है। उसने खुश होते हुए कहा था। मैंने बीवी को खुश होते हुए देखा तो सोचा, सच कहते हैं औरत बेवकूफ होती है। अगले दिन शाम को काफी सोचे समझे के बाद मैं उनके घर चला गया। कुछ बात करने के बहाने उनके ड्राइंग रूम में बैठा। इस औरत ने झूठे मुनाही चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वे आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। मेरी ये बात सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा, मसला यह है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर रहना होगा। आप फिक्र न करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी ये बात सुनकर इस औरत के चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जले तासरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस करने के बाद मुझे इजाजत दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। उस औरत का शौहर कहने लगा, मैं तो चाहता हूं कि मेरी मां ठीक हो जाए, चाहे इसको जितने महीने लग जाएं, और यूं उस तरह उम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गए। अगले दिन वो बूढ़ी उम्मा हमारे घर मुंतकिल हुए। बस वो बूढ़ी उम्मा क्या थीं? सफेद रोई का गाला थीं, नूर का एक ढेर सा लग रही थीं। लाशें कमजोर सी जैसे जमाना भर के गम उनकी नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पर तहरीर हूं। आंखों के बुझे चराग कपकपाते होंठ। मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी।
मेरी बीवी दिल से ऊन की खिदमत करने लगी। उनके लिए हर चीज खरीदी गई। बस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से उम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही नहीं चला कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन के बाद आती थी, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ते हुए उम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने की। 3 माह के बाद वो एक ही दफा आई और घर की मुसीबतों का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दया। मैंने बीवी से कह दिया, अब उम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई हैं, अब उन्हें तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। तकरीबन 7 महीने गुजरे थे कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूं उम्मा सिर्फ हमारी होकर रह गई। अधर जैसे जैसे उम्मा की तवानाई बिहालें हो रही थी, चेहरे पर रौनक और मुस्कुराहट आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर दौलत बरसने लगे हो। 1 साल में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों ने, यानी मैं, मेरी बीवी और उम्मा ने हज की सादत हासिल की। वापस आकर मैं एक बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट हुआ। अम्मा हमारे साथ 7 बरस रहे। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अजीब करामत ये हुई कि उम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक नहीं पूछा। बस इनसे एक खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने पूछा कि कैसा ख्वाब? कहने लगी, मैंने ख्वाब देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान परेशान खड़े हैं। इन लोगों में मैं भी परेशान खड़ी हूं। इतना में उम्मा आती हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, इधर आओ मेरे साथ, तुझे पुलिस सरात पार करा दूं। मैं उनके साथ चल पड़ी। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। इम्मा कहने लगे, बस हो गया पुलिस सरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगे। फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा, मुबारक हो बीबी, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। फिर मैंने कहा, चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो पुलिस सरात पार करा देगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से आमीन कहा था और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब में भी देख चुका हूं। बस फर्क ये था कि उम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास ले चलूं, वो पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।